हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा धारिता, जिसको इंग्लिश में हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल का क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हमारा कल का क्वेश्चन है, सोचिए यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान होती तो क्या होता। चर्चा करें। पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान होती तो क्या होता। इसके साथ ही कि हमको बताना है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान होती तो यह हमारे के लिए अनुकूल नहीं होगा। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान हो जाए तो सभी पदार्थ एक साथ गर्म एवं एक साथ ठंडा होगा। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, जो जितने भी वस्तु है वो क्या होगा, वह एक साथ गर्म अर्थात जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि सभी पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वह अधिक हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा कि जितने भी वस्तु है वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होगा, था इस प्रकार से हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। ओके, यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम हो तो चलिए इस स्थिति में देखते हैं। ओके, तो आप लोगों में से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है साइकिल चलाकर आप लोग स्कूल जाते होंगे। ओके, तो वहां पर साइकिल में क्या क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि वहां पर मेनली क्या होता है, जो हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है, इसी प्रकार से जो सीट कवर होता है वह भी प्लास्टिक का होता है। ओके, और जो बाकी जो साइकिल का जो पार्ट्स होता है वह मुख्यतः क्या होता है, लोहे का होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो साइकिल में क्या होता है, लोहा एवं प्लास्टिक होता है। मान लीजिए यदि लोहा एवं प्लास्टिक दोनों का जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है, कम हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइकिल में ज्यादा देर तक रह सक पाएंगे क्या, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यह हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी भी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक हो जाए, जैसे कि खाना बनाते समय। ओके, तो खाना बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बर्तन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी पतीला लेते हैं और साथ ही उसमें क्या है, कोई भी जैसे कि पानी लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए क्या लेते हैं, एक पतीला लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं, पानी। ओके, तो दोनों का विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वह अधिक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होगा। था इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी पतीला को हम लोग गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो पतीला है इसका प्रसार होगा अर्थात बर्तन का प्रसार होगा, उसके पश्चात जो यहाँ पर स्थित जो पदार्थ है अर्थात जो पानी है उसका प्रसार होगा। था इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो खाना पकाने में हमको क्या बहुत ही देर लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा धारिता वह अधिक है, जिसकी वजह से वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान होती तो यह हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। ओके, पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। ओके, तो चलिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता वह अधिक होता है, जिसके कारण पानी देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, किंतु जो रेत का विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वह कम होता है, जिसके कारण वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऊष्मा धारिता, जिसको इंग्लिश में हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। ओके, तो ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी कहलाता है। ओके, यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्मा s है तब ऊष्मा धारिता इक्वल द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा अर्थात m गुणा s, चूंकि s
से तात्पर्य विशिष्ट ऊष्मा अर्थात विशिष्ट ऊष्मा को इससे डिनोट करता है, और द्रव्यमान से तात्पर्य एम अर्थात जिसको एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से लिख सकता है ऊष्माधारिता इक्वल एम गुणा एस। ऊष्माधारिता की इकाई जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्माधारिता का जो इकाई क्या होता है, तो ऊष्माधारिता की इकाई जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का सामान्य ताप। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि मिश्रण का सामान्य ताप क्या होता है। आपने दो बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है, जिसमें से एक बाल्टी का पानी गर्म है व दूसरे का ठंडा। दोनों पानी का तापमान क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो बाल्टी लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए क्या है, एक बाल्टी है, चलिए बाल्टी लेते हैं। ये पहला बाल्टी हो गया और ये दूसरा बाल्टी हो गया। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पानी गर्म है, चलिए गर्म पानी है, और दूसरा है ठंडा पानी। ओके, तो जिसमें से दोनों का तापमान क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पहले बाल्टी का जो तापमान कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस था, और दूसरी का 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आप एक तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं। पानी के इस मिश्रण का ताप क्या होगा। ओके, तो इसके पश्चात हम लोग एक और बाल्टी लेते हैं। ओके, तो एक और बाल्टी लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी तीसरी बाल्टी है। ओके, तीसरी बाल्टी लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, 1 लीटर गर्म पानी लेते हैं और 1 लीटर ठंडा पानी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्म प्लस ठंडा पानी लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो पानी है, इस पानी के मिश्रण का जो ताप है वह क्या होगा, अर्थात इसका तापमान कितना होगा। ओके, तो इसी को हम लोगों को बताना है। ओके, तो इसको हम लोग रफली कैलकुलेट करें तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं और दो को डिवाइड करते हैं। परंतु ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं, तो चलिए इसको क्या हम लोग सिस्टमेटिक वे में के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जो तापमान है वह कितना होगा। ओके, यहाँ पर दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक ही मानते हैं, अर्थात H1 = H2 = S। ओके, तो यहाँ पर पहला बाल्टी एवं दूसरा बाल्टी दोनों का जो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, क्रमशः H1 एवं H2 है, और जो कि इस प्रकार से हम लोग क्या है, दोनों स्थिति में पानी की विशिष्ट ऊष्मा को क्या है, एक मानते हैं, तो H1 H2 = H। ओके, यदि मिश्रण का ताप T मान लिया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मिश्रण का ताप है वह T मान लेते हैं। ओके, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल m1 गुणा S1 गुणा ताप में कम। गर्म पानी का द्रव्यमान m1 है और T1 उसका प्रारंभिक ताप है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर m1 प्रदर्शित है, यह गर्म पानी का द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो T1 हुआ उसका प्रारंभिक अर्थात गर्म वस्तु का प्रारंभिक तापमान है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया इक्वल m1 S1 गुणा T1 - T। ओके, तो यहाँ पर T1 - T क्यों लिखा गया, चूंकि ताप में कमी को दर्शाता है। ओके, तो चूंकि यहाँ पर ताप में कमी क्यों होता है, चूंकि गर्म वस्तु क्या कर रहा है, ऊष्मा को दे रहा है, जिसकी वजह से इसके तापमान में कमी हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान कमी लिखा गया है। ओके, ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ओके, तो ठंडी वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, जो गर्म ऊष्मा के द्वारा क्या है, जो ऊष्मा देता है उसको लेता है। ओके, अर्थात ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा इक्वल m2 गुणा H2 गुणा ताप में वृद्धि। चूंकि ठंडी वस्तु के द्वारा क्या करता है, ऊष्मा को लेता है, जिसकी वजह से ठंडी वस्तु में क्या होता है, इसके ताप में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं m2 H2 गुणा T - T2। यहाँ पर ठंडे पानी का द्रव्यमान m2 है और T2 उसका प्रारंभिक ताप है। ओके, तो यहाँ पर m2 क्या है, ठंडे पानी का द्रव्यमान है, और T2 उसका प्रारंभिक ताप है। ओके, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा इक्वल दी गई ऊष्मा। ओके, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है, जो मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा क्या है, दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं m1 गुणा S1 गुणा T1 - T इक्वल m2 गुणा S2 गुणा T - T2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है m1 गुणा S1 T1 - T, और दूसरा m2 गुणा S2 गुणा T - T2। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा क्या है, दी गई ऊष्मा के बराबर है।
तो m1 गुणा s गुणा t1 माइनस टी इक्वल m2 गुणा s गुणा t माइनस t2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि h1 इक्वल h2 अर्थात h1 h2 के बराबर है किसके, तो वह है s के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं h1 और h2 के स्थान पर हम लोग s लिख सकते हैं, तो s आपस में कैंसिल हो गया अर्थात साम्य ताप t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। अब ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझते हैं कि यह किस प्रकार से आया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन है m1 गुणा s गुणा t1 माइनस टी इक्वल m2 गुणा s गुणा t माइनस t2। ओके, तो जैसे कि आप लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं, चूंकि इस क्या होता है आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या m1 गुणा t1 माइनस टी इक्वल m2 गुणा t माइनस t2। ओके, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर m1 का गुणा क्या है t1 और t के साथ है, ठीक इसी प्रकार से m2 का गुणा किसके साथ है t और माइनस t2 के साथ है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा m1 t माइनस m1 t1 माइनस m1 t इक्वल m2 t माइनस m2 t2। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग गुणा किए हैं। ओके, अब चलिए जो t वाला जो पद है इसको एक साइड रखते हैं, तो यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, तो m1 t1 यहाँ पर m2 t2 क्या है नेगेटिव अर्थात माइनस है। ओके, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यह पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं m2 t2 इक्वल m2 t, यहाँ पर क्या है m1 t क्या है माइनस में। ओके, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यह किस में आ जाएगा, तो यह पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा m1 t। तो इस प्रकार से लिखते हैं m1 t1 प्लस m2 t2 इक्वल, चूंकि यहाँ पर m2 t प्लस m1 t। ओके, तो दोनों धनात्मक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 t प्लस m2 t। ओके, तो m1 t1 प्लस m2 t2 इक्वल, ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन t है, तो t इक्वल लिख सकते हैं t इंटू m1 प्लस m2। ओके, तो m1 t1 प्लस m2 t2। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमको टी अर्थात टेम्परेचर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बाकी जो अदर है उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफर अर्थात पक्षांतर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर गुणा में क्या है m1 प्लस m2। ओके, तो उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यह भाग में आ जाएगा। तो ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल t। ओके, तो जस्ट हम लोग इसके पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है अर्थात साम्य ताप t इक्वल m1 t1, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं m1 t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखा गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चूंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो क्या है m1 और m2 का जो द्रव्यमान हम लोग क्या करते हैं एक लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या करते हैं 1 गुणा यहाँ पर टी क्यों है, चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक अर्थात जो गर्म वस्तु का जो पानी का जो तापमान क्या है 80 डिग्री सेल्सियस था, एवं ठंडे पानी का जो तापमान होगा 10 डिग्री सेल्सियस था। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा 80 प्लस 1 गुणा 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ओके, तो अब 80 का गुणा के साथ करें तो 80 कम 80 प्लस 20 का गुणा के साथ करते हैं तो 20 कम 20। ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 80 और 20 कितना हुआ, 80 और 20 100 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 2 से 100 को डिवाइड करते हैं तो हमको 50 प्राप्त होता था। इस प्रकार से हमको इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ, तो वह 50 डिग्री सेल्सियस। अतः पानी के मिश्रण का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि पानी के इस मिश्रण का ताप क्या होगा, तो पानी के मिश्रण का जो ताप है वह 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से इस पानी के जो मिश्रण का ताप क्या है 50 डिग्री सेल्सियस हुआ।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा करें उपरोक्त समीकरणों में T1 माइनस टी तथा T माइनस T2 क्यों लिखा गया। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो समीकरण में T1 माइनस टी एवं T माइनस T2 क्यों लिखा गया है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है A1 गुणा T1 माइनस टी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है N2 गुणा T माइनस T2। ओके, तो हमको बताना है कि यहाँ पर T1 माइनस टी एवं T माइनस T2 क्यों लिखा गया। ओके, चूंकि यहाँ पर T1 माइनस टी ताप में कमी को दर्शाता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर T1 क्या है, तो T1 गर्म वस्तु का प्रारंभिक ताप है और T क्या है, गर्म वस्तु के द्वारा दिया गया उष्मा था। गर्म वस्तु के द्वारा कितना उष्मा दिया गया, यह। ओके, तो वस्तु का प्रारंभिक ताप T1 में क्या करते हैं, T को घटाते हैं, तो वस्तु के ताप में कितना कमी हुआ है उसको हम पता लगा सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर T1 माइनस टी लिखा गया। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ ताकि इसको आप लोगों को क्या है समझने में आसानी। मान लीजिए जो गर्म वस्तु का जो तापमान हम लोग क्या है एग्जांपल के लेते हैं 50 लेते हैं। कितना लेते हैं, 50। ओके, तो यहाँ पर जो T1 का वैल्यू कितना मिला, चलिए 50 ले लेते हैं, और जो T का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं T1 माइनस टी अर्थात 50 माइनस क्या करता है 10, अर्थात हमको वैल्यू कितना मिला, 40। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गर्म वस्तु के ताप में कमी कितना हुआ, तो वह 10 कितना हुआ, इसमें से 40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या हुआ, कमी हुआ। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि T माइनस T2 क्यों लिखा गया। और यहाँ पर T माइनस T2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि T क्या है, तो T है वस्तु के द्वारा लिया गया उष्मा है और T2 उसका प्रारंभिक तापमान है। अर्थात तो जो वस्तु के द्वारा ले गए उष्मा क्या करते हैं, उसके प्रारंभिक ताप से घटाते हैं तो हमको उसका वैल्यू अर्थात उसका मान मिल जाता है कि ठंडी वस्तु के द्वारा कितना उष्मा लिया गया। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हो कि तो T का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया, तो मान लीजिए T2 का वैल्यू कितना लेते हैं, हम लोग 20 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर T माइनस T2 लिखा गया है, अर्थात 10 माइनस 20 करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग को कितना वैल्यू प्राप्त होता है, -10 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा कितना लिया गया, तो वस्तु के द्वारा यहाँ पर ठंडी वस्तु के द्वारा 10 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, और जो वस्तु के द्वारा क्या है था, जो गर्म वस्तु के द्वारा 3 डिग्री सेल्सियस का है उष्मा दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर T1 माइनस टी ताप में कमी को दर्शाता है एवं T माइनस T2 ताप में वृद्धि को दर्शाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।